कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ड्राफ्टिंग कितनी भी शानदार क्यों न हो, यदि आपने मुकदमे में कोर्ट फीस की गणना गलत की है तो आपका पूरा केस सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज हो सकता है। एक सफल वकील बनने के लिए केवल कानून जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रक्रिया और कोर्ट फीस का गणित समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट फीस सही निकालने से न केवल आपका मुवक्किल का पैसा बचता है, बल्कि अदालत में एक वकील के रूप में आपकी साख भी मजबूत होती है। आज हम कोर्ट फीस अधिनियम 1870 और वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 के कानूनी प्रावधानों के आधार पर कोर्ट फीस कैलकुलेट करना समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे वह रिकवरी सूट हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो या डिक्लेरेशन का केस हो, आप चुटकियों में कोर्ट फीस निकाल लेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले कानूनी ढांचा समझ लेते हैं कि कोर्ट फीस के नियम क्या हैं। भारत में कोर्ट फीस का निर्धारण मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत तालमेल से होता है। पहला है वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887। यह कानून तय करता है कि आपके केस की वैल्यू क्या है। जिस अदालत का आर्थिक अधिकार क्षेत्र उस वैल्यू से मैच करेगा, केस वहीं पर दायर होगा। दूसरा, कोर्ट फीस अधिनियम 1870। जब सूट की वैल्यू तय हो जाती है तो इस कानून के तहत यह देखा जाता है कि उस वैल्यू पर कितनी फीस लगेगी। अब महत्वपूर्ण है जो बात ध्यान देने योग्य है, कोर्ट फीस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है साथियों। इसलिए हालांकि मूल कानून 1870 का है, लेकिन हर राज्य ने इसमें अपने संशोधन किए हैं। इसलिए गणना का तरीका एक होता है, लेकिन प्रतिशत राज्य के अनुसार बदल सकता है। अब कोर्ट फीस के प्रकार आपको बता देते हैं। कोर्ट फीस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें अधिनियम की 2 अनुसूचियों में बांटा गया है। पहला, निश्चित कोर्ट फीस। यह वह फीस है जो दावे की रकम या संपत्ति की कीमत पर निर्भर करती है। यह फिक्स होती है साथियों। यह पर कहाँ लगती है? वकालतनामा, कैविएट, रिट याचिका, आपराधिक शिकायतें, हलफनामा और कुछ प्रकार के डिक्लेरेशन सूट जहां कोई परिणामी राहत नहीं मांगी गई हो, वहां पर यह लगती हैं। उदाहरण से समझते हैं कि किसी राज्य में वकालतनामा पर 10 या 25 का कोर्ट फीस स्टाम्प फिक्स होता है, ये फिक्स होती हैं। दूसरा है मूल्यांकनानुसार कोर्ट फीस। एड वोलोरम कोर्ट फीस शेड्यूल इसमें है। एक एड वोलोरम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मूल्य के अनुसार। यहाँ आपके दावे की रकम जितनी बढ़ेगी कोर्ट फीस उतनी ही बढ़ती जाएगी। कहाँ लगती है? पैसों की वसूली के, संपत्ति पर कब्जा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बंटवारा, इनमें यह लगती है। अब कोर्ट फीस की गणना कैसे करते हैं? कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 यह धारा बताती है कि अलग अलग प्रकार के मुकदमों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। इसमें पहली स्टेप है धन वसूली के मामले। यदि आप किसी से पैसे वसूलने का दावा कर रहे हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, नुकसान की भरपाई या उधार दिया गया पैसा, तो कोर्ट फीस सीधे उस रकम पर लगेगी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एडवोकेट शर्मा के मुवक्किल ने किसी को 10 लाख रुपए उधार दिए। अब वह रिकवरी सूट फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ सूट की वैल्यूएशन 10 लाख होगी। अब राज्य के एड वैलोरम स्लैब के अनुसार, जो अमूमन 2 से 7% के 7.5% के बीच घटते क्रम में होती है, इस 10 लाख पर कोर्ट फीस निकाली जाएगी साथियों। मान लीजिए किसी राज्य का एड वैलोरम स्लैब इस प्रकार है। शुरुआती 1 लाख तक के दावे पर 3%, 1 लाख से 5 लाख तक की रकम पर 2%। अब यदि आपका रिकवरी सूट 3 लाख रुपए का है तो कोर्ट फीस की गणना इस स्लैब के अनुसार होगी। पहले 1 लाख पर 3% के हिसाब से 3,000, बाकी बचे 2 लाख पर 2% के हिसाब से 4,000। कुल कोर्ट फीस 3,000 प्लस 4,000 बराबर 7,000 इसमें होगी। आसान भाषा में कहें तो मुकदमे यानी सूट की रकम के आधार पर प्रतिशत में लगने वाली और अलग अलग हिस्सों में बटी हुई कोर्ट फीस ही एड वैलोरम स्लैब कहलाती है। अगला है स्टेप 2 में भरण पोषण और वार्षिकी। यदि कोई पत्नी या आश्रित भरण पोषण के लिए सिविल सूट दाखिल करती है तो कोर्ट फीस कैसे तय होगी आपको बताते हैं।
इसमें कानूनी नियम क्या है? जो भी रकम 1 साल के लिए मांगी जा रही है उसका 10 गुना सूट का वैल्यूएशन मानी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि 5,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण मांगा गया है तो 1 साल का हुआ 60,000, इसका 10 गुना हुआ 6 लाख रुपए। अब कोर्ट फीस 6 लाख के एड वैलोरम स्लैब के हिसाब से लगेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में एक परेशान पत्नी को भरण पोषण मांगने के लिए 6 लाख रुपए पर हज़ारों रुपए की एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी पड़ सकती है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़े कानूनी कारण हैं जो वकीलों के जो मंत्र हैं इसमें आपको बता देते हैं इस प्रकार से कि राज्य सरकारें, जो सरकारों द्वारा दी गई जो छूट है, कई जगह छूट भी दी गई है। कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 35 के तहत राज्य सरकारों को फीस माफ़ करने का अधिकार है। जन कल्याण को देखते हुए भारत के लगभग सभी राज्यों ने सरकारी अधिसूचना जारी करके महिलाओं, नाबालिग बच्चों और आश्रितों को भरण पोषण के मुकदमों में कोर्ट फीस चुकाने से पूरी तरह छूट दी हुई है। एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। कारण बी, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984। आजकल भरण पोषण के सिविल सूट जैसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत फैमिली कोर्ट में फाइल होते हैं। फैमिली कोर्ट के नियमों के तहत ऐसे मुकदमों पर अमूमन एक फिक्स नाममात्र की फीस जैसे 15, 50 या 100 राज्य के अनुसार अलग अलग ही हो सकती है। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा ज़रूर। एक वकील के रूप में आपको यह अंतर पता होना चाहिए। सूट का मूल्यांकन कैसे करते हैं? यह धारा 7 की उपधारा 2 के तहत 10 गुना यानी 6 लाख ही रहेगी। यह वैल्यूएशन इसलिए निकाला जाता है ताकि यह तय हो सके कि केस किस अदालत के आर्थिक क्षेत्राधिकार में है। ये इसलिए पता लगाने के लिए दे कोर्ट फीस वैल्यूएशन 6 लाख होने के बावजूद महिला पत्नी जो भी है होने के कारण राज्य सरकार की छूट लागू होगी और आपको एड वैलोरम फीस नहीं देनी होगी, बल्कि केवल फिक्स्ड नाममात्र की कोर्ट फीस वहाँ पर लगेगी। घोषणात्मक वाद और निषेधाज्ञा, यह वकीलों के लिए एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेक्शन है। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 का सबसेक्शन सी, घोषणा के साथ परिणामी राहत। यदि आप कोर्ट से कहते हैं कि मुझे इस ज़मीन का मालिक घोषित किया जाए और प्रतिवादी को वहां आने से रोका जाए। इसमें कानूनी नियम क्या है? ऐसे मामलों में वादी को खुद अपने दावे का मूल्यांकन करने का अधिकार होता है, लेकिन ध्यान रहे कई राज्यों ने संशोधन करके यह नियम बना लिया है कि यदि मामला अचल संपत्ति का है तो वैल्यूएशन संपत्ति के बाजार मूल्य के एक निश्चित हिस्से से कम नहीं हो सकती है। अचल संपत्ति पर कब्जा, यदि आप किसी ज़मीन, मकान या बागान का कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा कर रहे हैं तो गणना का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि वह संपत्ति कैसी है, जिसमें पहला राजस्व देने का वाली कृषि भूमि। कोर्ट फीस संपत्ति के बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि उस ज़मीन के वार्षिक भू राजस्व के आधार पर लगती है। यह राज्य के अनुसार भू राजस्व का 10 गुना, 30 गुना या 50 गुना हो सकता है। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। यह किसानों को राहत देने के लिए है। मकान, बिल्डिंग या बागान, यहाँ कोर्ट फीस उस मकान या बिल्डिंग के बाजार मूल्य पर लगेगी। उदाहरण के लिए एक 50 लाख का मकान है जिस पर अवैध कब्जा है। वकील को पोजीशन सूट के लिए 50 लाख के मूल्यांकन पर एक एड वैलोरम कोर्ट फीस लगानी होगी। यद्यपि 50 लाख के मूल्यांकन पर एड वैलोरम फीस लगेगी, लेकिन ये बात आपको ध्यान देनी है, लेकिन कई राज्यों ने कोर्ट फीस की एक अधिकतम सीमा तय की हुई है। चाहे वो 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, लेकिन वो अधिकतम सीमा उन्होंने तय कर रखी है, उससे अधिक वह फीस नहीं लगेगी। यदि किसी राज्य ने मान लीजिए कोर्ट फीस की अधिकतम सीमा 3 लाख तय की है तो प्रॉपर्टी चाहे 50 लाख की हो या फिर 50 करोड़ की, वादी को अधिकतम 3 लाख रुपए की कोर्ट फीस के रूप में चुकाने होंगे। स्टेप 5, विनिर्दिष्ट पालन। जब कोई व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद रजिस्ट्री करने से मना कर देता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दाखिल होता है। इसमें कोर्ट फीस उस प्रतिशत राशि पर लगेगी जो अनुबंध में तय हुई है, मतलब तय हुई थी, न कि आज के बाजार मूल्य पर है। उदाहरण से समझते हैं कि 2015 में 20 लाख में ज़मीन का सौदा हुआ। आज उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ है। सूट 2024 में फाइल हो रहा है तो कोर्ट फीस 1 करोड़ पर नहीं बल्कि जो 20 लाख थी 2015 में उसी से कैलकुलेट की जाएगी।
मकान मालिक और किराएदार के विवाद पर किराएदार को बेदखल करने के मुकदमे में भी वकीलों को स्मार्टनेस दिखानी होगी। यहाँ कोर्ट फीस मुकदमा दायर करने से ठीक पहले के 12 महीनों के किराए पर लगती है। उदाहरण के लिए दुकान का किराया 10,000 रुपये प्रति माह है, 1 साल का किराया 1,20,000 हुआ तो बेदखली के दावे का मूल्यांकन 1,20,000 होगा और इसी पर एड वैलोरम कोर्ट फीस दे होगी। कोर्ट फीस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? अब चूंकि आपने धारा 7 के तहत वैल्यूएशन निकाल ली है तो सटीक रुपए कैसे निकालें? स्टेट कोर्ट फीस चार्ट, इसमें हर राज्य के कोर्ट फीस एक्ट के अंत में शेड्यूल 1 का एक चार्ट होता है। उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए बताते हैं, 1 लाख तक 3%, उसके ऊपर 5 लाख तक 2% आदि। ये उदाहरण है, आपको बस अपनी वैल्यूएशन को इस स्लैब में फिट करना है। ई कोर्ट फीस कैलकुलेटर, आजकल के डिजिटल युग में आप ई कोर्ट जो वेबसाइट है उसमें स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन SHCIL के पोर्टल पर जाकर अपना राज्य चुनें, केस का प्रकार चुनें और वैल्यूएशन डाल दें। सिस्टम खुद ब खुद सटीक कोर्ट फीस कैलकुलेट करके आपको दे देगा। स्टाम्प या ई स्टाम्प, अब फिजिकल स्टाम्प टिकटों के साथ साथ ई कोर्ट फीस रसीद का चालान आ गया है, जिसे चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है। कोर्ट फीस से जुड़े वकीलों के जो महत्वपूर्ण कानूनी अस्त्र हैं, एक बेहतरीन वकील को केवल फीस कैलकुलेट करना ही नहीं बल्कि उससे जुड़े बचाव और नियमों का भी पता होना चाहिए। आदेश 7 नियम 11C CPC केस खारिज होना, यदि आपने जानबूझकर या गलती से कम कोर्ट फीस लगाई है तो विपक्षी वकील ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगा देता है। कोर्ट आपको फीस भरने के लिए एक निश्चित समय सीमा देगी। अगर आपने उस समय में कोर्ट में जाकर फीस जमा नहीं कराई तो आपका परिवाद खारिज हो सकता है। धारा 149 CPC अदालत का विवेकाधिकार, मान लीजिए मुवक्किल के पास तुरंत लाखों रुपए कोर्ट फीस देने के लिए नहीं है और लिमिटेशन खत्म हो रही है, तो एक वकील CPC की धारा 149 के तहत एप्लीकेशन लगाता है कि यह धारा अदालत को शक्ति देती है कि वह बिना पूरा कोर्ट फीस के सूट को स्वीकार कर ले और वादी को फीस चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दे दे। बाद में फीस चुकाने पर यह माना जाएगा कि जैसे फीस पहले ही दे दी गई है। कोर्ट फीस की वापसी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 21 के तहत यदि आपका केस अदालत से रेफर होकर लोक अदालत में आपसी समझौते से खत्म हो जाता है तो वादी द्वारा जमा की गई पूरी कोर्ट फीस 100% वापस कर दी जाएगी। कोर्ट फीस एक्ट की धारा 13, 14, 15, यदि कोर्ट की किसी गलती के कारण केस रिमांड हुआ है या रिव्यू मंजूर हुआ है तो कुछ स्थितियों में कोर्ट फीस का रिफंड क्लेम करने का अधिकार वकीलों के पास होता है। निर्धन व्यक्ति, आदेश 33 CPC, यदि आपका मुवक्किल बेहद गरीब है और कोर्ट फीस देने में असमर्थ है तो आप ऑर्डर 33 CPC के तहत आप निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें अदालत कोर्ट फीस माफ़ कर देती है और उसे केस के फैसले तक स्थगित कर देती है। तो साथियों, कोर्ट फीस कोई महज एक स्टाम्प पेपर नहीं है, यह एक वादी का न्याय के दरवाजे में प्रवेश करने का टिकट है। यदि टिकट गलत हुआ तो न्याय की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकती है। कोर्ट फीस अधिनियम 1870 और वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 का सटीक ज्ञान आपको न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मुवक्किल की नज़रों में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करता है। सही कोर्ट फीस की गणना करना, धारा 149 CPC का स्मार्ट इस्तेमाल करना और लोक अदालत में रिफंड दिलाना, ये वो गुण हैं जो एक आम वकील को एक बेहतरीन और सफल वकील बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको आज समझा दिया, ये आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें।